कल अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है ना वेब से रिलेटेड, उसमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स पढ़े हैं वो टेक्सचुअल एलिमेंट्स पढ़े हैं। टेक्सचुअल एलिमेंट का मतलब है जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से टेक्स्ट को प्रेजेंट करने से रिलेटेड है, यानी टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग, टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और लिस्ट दो तरह की हो सकती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिर्फ एक टैग ऐसा पड़ा है जो टेक्सचुअल नहीं था, नॉन टेक्सचुअल एलिमेंट था। जब मैं कहूँ ना टेक्सचुअल एलिमेंट, तो मैंने कल बोला था एलिमेंट बोलो तो उसका मतलब टैग ही होता है। तो जब मैं कहूँ टेक्सचुअल एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर डायरेक्टली हम टेक्स्ट लिख सकते हैं या लिखते हैं। समझ आ गई ये बात? यानी एल आई के अंदर हमने डायरेक्ट क्या लिखा था? वैसे एल आई प्योरली टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे कंसिडर करें कि हमने एल आई के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दिया, तो बेसिकली वो क्या हो गया? टेक्स्ट। तो हर उस एलिमेंट को मैं टेक्सचुअल एलिमेंट बोल रहा हूँ जिसके अंदर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट, वो हेडिंग था, कौन सा टैग, उसके अंदर डायरेक्ट टैग, उसके अंदर डायरेक्ट। और नॉन टेक्सचुअल एलिमेंट बोलते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिख पाते और अब हमने मजीद कुछ एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं। तो अक्सर आपने वेब पेज पे देखा होगा, बहुत सारे वेब पेजेस पे, कि जहाँ पे लिंक्स होते हैं, यानी एक नॉर्मल टेक्स्ट जैसे हमने अपने पेज पे दिया है ना, कि इस पे आप माउस को होवर करें तो ये जो कर्सर की शेप है नॉर्मली एरो है। जब मैं इसको किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाता हूँ तो ये देख रहे हैं आप, इसकी शेप चेंज हो रही है। तो ये जो आई की तरह की शेप है, इसे आई बीम शेप कहते हैं। आई बीम शेप का मतलब ये होता है कि ये इसलिए बनती है जो इंडिकेट करती है कि यार ये सेलेक्टेबल टेक्स्ट है, आप इसे ड्रैग करके सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई चीज भी क्लिकेबल नहीं है। हालांकि जब भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो हार्डली कोई वेबसाइट ऐसी होगी जहां पे कोई लिंक ना होगा। लिंक का मतलब क्या है, जरा मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आप मिसाल के तौर पे कोई भी वेबसाइट ओपन करें, लाइक मैंने ये दराज की वेबसाइट ओपन की, तो इस पे दोनों टेक्सचुअल और इमेज एलिमेंट्स दोनों मोस्टली क्लिकेबल होते हैं। क्लिकेबल का मतलब ये है कि अब ये देखिएगा, मेरे माउस की शेप नजर आ रही है, सिंपल एरो है। जब मैं इसे इस इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूं तो कैन यू सी दिस, वो माउस की शेप जो है वो चेंज होके वो हैंड वाली बन गई है, कर्सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो वापस ये नॉर्मल शेप हो गई है, इस पे ले आऊं तो वापस ये कर्सर की शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये जो कर्सर की शेप आपको इस वक्त नजर आ रही है ना, ये इंडिकेट करती है कि ये जिस बटन पे, जिस टेक्स्ट पे, जिस इमेज पे आपने माउस को रखा हुआ है वो क्लिकेबल है। यानी जब आप इसे क्लिक करेंगे तो वो कोई और चीज ओपन हो जाएगी। कोई और चीज ओपन होने के बाद कोई दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, कोई इमेज ओपन हो जाएगा, कोई वीडियो ओपन हो जाएगी, या कुछ भी ओपन हो जाएगा। तो लिंक का मतलब ये होता है कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँ ना, कैन यू सी दिस, ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। अगर मैं इस पे वापस क्लिक करूँ, ये क्लोज हो गया। इस या इस एक पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करूँ तो ये मुझे किसी दूसरे पेज पे ले गया। समझ आई बात? तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। यानी ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल होता है और उसके क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक्शन क्या होता है, बेसिकली आप किसी दूसरे पेज पे मूव करते हैं। किसी के पास मोबाइल है जो मोबाइल से ये ज्वाइन कर सके ग्रुप से? अदर उसकी वजह ये है कि मुझे लग रहा है कि मैं चूंकि अपने ही ईमेल से ज्वाइन हुआ हूं तो माय स्क्रीन इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। कैन एनीबॉडी डू दैट? सिर्फ ज्वाइन करके ना मोबाइल साइलेंट करके छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता ना, मतलब ऑनलाइन, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग फिर सेव नहीं होगी। रिकॉर्डिंग सेव नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली हाउ कुछ भी एबल। मुझे दिखाएं, मैं वो लिंक को क्लिक करके मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। बस एक बंदे काफी है, 3 दिन जो इसलिए नहीं बनता। कौन सा नेट कनेक्ट किया हुआ आपने? मेरे तो फोन आ रहे हैं।
और ये सुपरटेक 5G है। ये सुपरटेक 5 कनेक्ट हो गया। किससे करूं, कौन सी ईमेल से? थर्ड वाले से। ठीक हो गया। ठीक, थैंक यू। अदरवाइज अक्सर ये होता है कि हम वो म्यूट कर दें उसको। अक्सर ये होता है कि हम पूरी क्लास लेने के बाद जब रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोई नो पार्टिसिपेंट्स नो रिकॉर्डिंग। सो दैट्स इट। तो ये आपको अंदाजा हो गया कि किसी भी टेक्स्ट के लिए, किसी भी इमेज के लिए क्लिकेबल होने का मतलब क्या है। कि यानी वो लिंक बन जाएगा, और लिंक बनने का मतलब ये है कि उस पर क्लिक करेंगे तो कोई और पेज ओपन हो जाएगा, कोई इमेज ओपन हो जाएगा, कोई पॉपअप या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अब हम अपने पेज पे किसी भी टेक्स्ट को क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एलाइज हैं। ये सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट, और ये क्लिकेबल नहीं है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा लेकिन क्लिक नहीं होगा। और आप माउस की शेप भी देख लें कि उस तरह की नहीं बन रही जो पॉइंटर शेप है, जिससे पता लग सके, जो इंडिकेशन है इस बात की कि ये टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल है। तो क्लिकेबल के लिए यहाँ हम एक और नया टैग पढ़ते हैं, और वो टैग है ए। ए फॉर एंकर। वैसे मैंने आपको कहा है कि अब आप इतने फेमिलियर तो हो गए होंगे, आपने 2 दिन अगर प्रैक्टिस की है, कि जब भी आप किसी टैग का नाम लिखते हैं ना, तो वीएस कोड खुद सजेशन देता है कि क्या आप ये ए से मुराद ये वाला टैग है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सजेशन उसने दी है, ए है, ए ब्लैंक है, ए लिंक है, ए बेल है, ए टेल है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आप सिर्फ ब्लैंक ए जो टॉप वाला है उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टैग को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अच्छा, वीएस कोड इतना भी इंटेलिजेंट है कि ये कोड को कंप्लीट करते वक्त जो जो उस कोड के लिए नेसेसरी चीजें ना वो साथ प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे एक्चुअली जो टैग है, मैंने आपको कहा है उसकी शक्ल क्या होती है, सिंपल, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, इज इट। तो जब भी एक ये एक नया टैग पढ़ रहे हैं आप, एंकर टैग, जब भी किसी लिंक को आप, जब किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना चाहें तो आप उसको उठा के किस में डाल दें, एंकर टैग में डाल दें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर, लेट सपोज आई एम आ, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, लिंक। ठीक। तो अगर मैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताबिश? ठीक ठाक नहीं, आप वेट करेंगे या आप? तो जब मैं किसी भी टेक्स्ट को एंकर टैग के अंदर रैप कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, बेसिकली क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाएगा। लेकिन अभी ये बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है। अगर मैं यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैंने ये वाला लिखा है, आई एम अ लिंक, तो जैसे ये नॉर्मल एल का वो टेक्स्ट था, जैसे नॉर्मल पैराग्राफ का टेक्स्ट था, हेडिंग का टेक्स्ट था, तो ये एंकर टैग में जो टेक्स्ट लिखा है ना वो भी सिंपल एज इट इज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि वीएस कोड इज इंटेलिजेंट इनफ। जब हम उससे ऑटो टैग कंप्लीशन करवाते हैं तो वो टैग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो खुद फुलफिल करता है। अगर मैं दोबारा एंकर टैग लिखूं और एंटर की प्रेस कर दूं तो अब इसने टैग को ऑटो कंप्लीट किया। ऑटो कंप्लीट किया तो ये जो एंकर टैग था, पेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके साथ अब इसने एक नई चीज ऐड कर दी है, विच इज एच। मैंने कहा कि एंकर टैग किसके लिए इस्तेमाल होता है, लिंक बनाने के लिए। और लिंक का मतलब क्या है कि आप इस टेक्स्ट को किसी और डॉक्यूमेंट के साथ, किसी और इमेज के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और पॉपअप के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जब आप लिंक करने का इरादा रखते हैं तो आप ये नहीं बताएंगे कि लिंक करना किसके साथ है। जैसे बिल्कुल आपने इमेज का टैग लिखा था, तो इमेज के टैग में आपने सोर्स क्यों दिया था, साथ ही बताना था ना यार कि इमेज कहाँ से लाना है, इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ से पिक करना है। तो इसलिए आपने यहाँ पे इमेज का पाथ किया था। बिल्कुल इसी तरह जब आप एंकर लगाना चाह रहे हैं तो इस एंकर के साथ आपको एच रेफ का एट्रीब्यूट लाजमी देना है। एट्रीब्यूट क्या होता है? टैग के एट्रीब्यूट से क्या मुराद है?
किसी टैग के एट्रीब्यूट से क्या बना रहे हैं, तो ये खामोश। कल मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मेरे नेम से, मेरी फादर नेम से, मेरे एड्रेस से, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से, तो ये सारी चीजें क्या है, एट्रीब्यूट नहीं। तो ये कोई भूलने वाली चीज है बेटा, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे देखें कि ये H1 टैग है, तो क्लास क्या है इसका, एट्रीब्यूट है। कि ओपनिंग टैग के अंदर टैग के नाम के अलावा आप जो कुछ भी लिखते हैं वो क्या कहलाता है, बेसिकली एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है। जैसे किसी भी फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली चीज के एट्रीब्यूट नहीं होते, जैसे मोबाइल है तो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका ब्रांड क्या है, इसका कलर क्या है, इसके बाकी स्पेक्स क्या है, ये सारे के सारे क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे। और यही एट्रीब्यूट सीएसएस में इनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। एचटीएमएल की जबान में क्या बोलते हैं, यानी इन सेम चीजें नहीं है, लेकिन शक्ल तकरीबन ऐसी है जो किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं भारत। तो जब भी किसी टैग, ओपनिंग टैग के अंदर कोई भी एडिशनल चीज दिखती हो अदर देन द नेम ऑफ द टैग, को क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट। तो एचएफ क्या है, ये किसका एट्रीब्यूट है, एंकर टैग का। फ्लोट किसका एट्रीब्यूट है, इमेज का। तो कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो टैग स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास किसका एट्रीब्यूट है, क्लास किसका एट्रीब्यूट है, क्लास क्लास यहाँ देख लेना बेटा, आपने आपने क्लास किसको, H1 को भी क्लास दी थी, H2 को भी क्लास दी थी, LI को भी क्लास दी थी। और कल कहा था जब कुछ एलिमेंट क्रिएट करें पहला काम क्या करना है, तो क्लास यूनिवर्सल एट्रीब्यूट जो हर टैग को दिया जाता है, जो हर टैग को। तो आप मुझे बताएं कि href हर टैग को दिया जा सकता है, सोर्स हर टैग को दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट की दो टाइप है, कुछ एट्रीब्यूट हैं जो यूनिवर्सल होते हैं तो टैग को असाइन किए जा सकते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट होते हैं तो टैग href हमें सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल होगा, एंकर टैग के साथ। क्लास किसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, किस मर्जी टैग के साथ क्लास। समझ आ चुका, सारे डेली लाइफ में जो समझते हैं मुझे पता, आप थोड़ी गौर करते हैं, रिवाइज नहीं करके आप ये कह सकते हैं। जैसे कोई भी, मैंने कल बोला था कि अगर कोई भी न्यूली बॉर्न बेबी हो, पूरी दुनिया में जब भी कोई बच्चा दुनिया में आता है तो पहला काम क्या किया जाता है, उसको एट्रीब्यूट किया जाता है। तो कौन सा एट्रीब्यूट है, नाम। तो नाम क्या हो गया, यूनिवर्सल है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉफ्टवेयर, तो दुनिया में लायर है कोई बंदा, दुनिया में हर बंदा लायर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि नाम का एट्रीब्यूट यूनिवर्सल है, वो किसी भी बंदे को दिया जाता है। लेकिन उसके उससे हट के काफी सारे एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल हो, हर बंदे के नहीं हो सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा बेटा, आपको थोड़ी बहुत साउंड है HTML? तो ये जो चीजें हम बयान कर रहे हैं ना, अगर ये आपको ऑलरेडी आती है तो होल्ड ऑन फॉर 1 or 2 days, थोड़ा सा ऊपर। तो अब अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखूंगा, मिसाल के तौर पर जो आई एम टेक्स्ट वाला है, तो इसको मैं इसके अंदर, तो अब सिर्फ इस एक लेफ्ट के एट्रीब्यूट पे मेरा एक टेबल बन जाएगा। नजर आ रहा है कर्सर की शेप, जब ये कर्सर की शेप चेंज हो जाए इसका मतलब ये क्या है, क्लिकेबल है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं ओपन होगा, रादर इसी पेज के वापस टॉप पे चला गया। तो हम इसके लिंक पे कोई भी चीज ओपन करवा सकते हैं। वो ओपन कैसे करवाएंगे, हम href में जाके बताएंगे कि इस बटन पे, इस लिंक पे, इस इमेज पे जब क्लिक हो तो क्या चीज ओपन करें। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सी, इट्स काइंड ऑफ, मैं कहता हूँ जी कि जब इस पे क्लिक हो तो मैं ये वाला लिंक उठा के एज इट इज यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो href में क्या देना है आपने, अगर कोई इमेज ओपन करवाना है तो उस इमेज का पाथ, तो नहीं, ये फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। अब जब मैंने इसे आई एम लिंक पे क्लिक किया तो स्ट्रेट अवे मुझे कहाँ ले गया, फेसबुक के पेज पे। तो इसका मतलब ये है कि एंकर इज यूज्ड टू एक्चुअली लिंक अ टेक्स्ट टू एनी एक्सटर्नल रिसोर्स और एनी इंटरनल रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई लिंक, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक, अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे पेज का लिंक वगैरह वगैरह। अब मैं ये नहीं करता, बल्कि यहाँ पे मैं एक चीज और दे देता हूँ। ये देखें, मेरे पास बर्ड्स नाम का इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे इमेज का नाम लिख देता हूँ बर्ड्स, और कहाँ लिखा मैंने,
href के अंदर। वापस यहाँ पे गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, कैन यू सी दिस। तो एंकर टैग का मतलब ये है कि वापस पीछे जाए तो हम पीछे इस पेज पे मुड़ गए। तो ये अक्सर वो गैलरीज वगैरह में जब इमेज को पॉपअप करके दिखाया जाता है उस तरह। अभी खैर ये पॉपअप नहीं है, ये सेपरेटली इमेज ओपन हो रहा है, लेकिन वी कैन स्टाइल इट और वी कैन अप्लाई सम जावास्क्रिप्ट एक्चुअली टू पॉप दिस इमेज अप, जैसे गैलरीज वगैरह में आप देखते हैं। तो ये समझ आ गई आपको। तो आज का जो एक नया टैग है वो कौन सा है बा, एंकर टैग। तो अब हमने बेसिकली एंकर टैग को पढ़ने की एक रीजन थी, और वो रीजन ये थी कि यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें अब नॉर्मल हो रही हैं, यानी जो नॉर्मल चीजें हमने पढ़ी हैं उनसे हट के हो रही हैं। मैं अगर इसको भी एचरेफ कर दूं और इसको खाली छोड़ दूं तो ये दोनों लिंक बन गए। अब कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें, सिर्फ बैकग्राउंड कलर रहने दें और कलर रहने दें। अब कुछ टैग्स ऐसा है या कुछ टैग्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हैं। स्टैक का मतलब होता है कि समथिंग दैट लाइज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। और कुछ टैग्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। आपने फील किया कि ये H1 था, इसके सामने ये वाला H1 इसके सामने नहीं आ पा रहा, हालांकि ये जगह इतनी सारी खाली है। लेट मी क्लियर द बैकग्राउंड एंड सिंपल कलर टू क्लैरिफाई। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हेडिंग है H2 इसके बिल्कुल सामने नहीं आ रही, हालांकि यहाँ पे इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, एंड दैट इज गेटिंग वेस्टेड। इसी तरह आप इस H2 को देखें, इसके सामने कोई और चीज नहीं आ रही। इसी तरह इस टैग को देखें, इसके सामने कोई चीज नहीं आ रही। इसी तरह यूएल और एल आई को देखें, इमेज को मैं स्किप कर रहा हूँ जान के। यूएल और एल आई को देखें, ये एक लाइन में नहीं आ रहा, बल्कि जितने भी टैग्स हैं वो सारे के सारे ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पहला टैग है जो आज इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैंने दो एंकर टैग लिखे, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। अगर ये 3 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, 10 लिखें, ये सारे एक दूसरे की क्या करेंगे, आमने सामने आएंगे। वाई दे आर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ये दो हेडिंग एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रही। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि आप ये देख रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा गैप है, और आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ स्टूडेंट, यानी ये H1 हेडिंग है, ये H2 हेडिंग है, इनके दरमियान भी थोड़ी सी स्पेस है, गैप है। इसके नीचे भी थोड़ी सी स्पेस है, तो मैंने तो कोई स्पेस नहीं दी, तो ये स्पेस कहाँ से आ रही है, एक बात। दूसरी बात, यानी ये दो बातें नहीं, तीन चार बातें इकट्ठी हो गई हैं। अगली बात ये देखें कि मैंने जब लिंक बनाया, जब ये नॉर्मल टेक्स्ट था तो इसका कलर ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट। जो ही मैंने इसे एंकर टैग के अंदर रख दिया तो दो काम हुए। कौन कौन से, तो बता सकते हैं। एक तो उसका कलर ब्लू हो गया, हाँ सीधी लाइन में तो आ ही गया ना, वो तो उसका बिहेवियर है ही है, वो एक्सप्लेन कर दिया। दो काम और हुए, एक तो जिस टेक्स्ट को भी आप एंकर टैग के अंदर रखेंगे उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। और क्या हो गया, आमने सामने वो हो गया ना, अंडरलाइन हो गया। तो ये किसने किया, मैंने तो कोई स्टाइल नहीं दिया। मैंने तो कहीं सीएसएस मैंने लिखा कि एंकर टैग को टारगेट करके उनको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, या उनका कलर जो है ब्लू कर दो या रेड कर दो, कहीं भी नहीं लिखा ना। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोई और चीज उसे कंट्रोल कर रही है। और वही चीज है जो बेसिकली क्या, ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग क्रिएट कर रही है अराउंड द एलिमेंट्स। वही चीज बेसिकली इनको आमने सामने लाने के और ऊपर नीचे दिखाने की रिस्पॉन्सिबल है। वो चीज कौन सी है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें इनके बिहेवियर की समझ आए, और फिर हम उस बिहेवियर को अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो वो चीज है बेटा एक। अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेज के किसी भी खाली एरिया में राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आप इस मेन्यू के बिल्कुल बॉटम पे आएंगे। यहाँ पे आपको एक वो नजर आएगा, ऑप्शन नजर आएगा इंस्पेक्ट से, आप इसको क्लिक करें तो ये इस तरह की एक चीज, एक साइड पैनल आपके सामने खुल जाएगा। इसको हम कहते हैं डेवलपर टूल। क्या कहते हैं, डेवलपर टूल। मैंने ऑप्शन किस पे क्लिक किया था, इंस्पेक्ट। वैसे इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी चीज को चेक करना, ठीक है। तो मैं किस चीज को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मैं रीजन जानना चाहता हूँ, जांच पड़ताल करना चाहता हूँ कि यार ये स्पेसिंग क्यों आ रही है, या ये जो ब्लू हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या जो इसके नीचे जो लाइन आ रही है तो वो क्यों आ रही है। तो ये तकरीबन बहुत सारे एलिमेंट के साथ कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स अप्लाई होते हैं। मैंने एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया, कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स अप्लाई होते हैं। तो स्टाइल्स किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, सीएसएस में लिखे जाते हैं। तो आपको पता है सीएसएस में क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एंकर का कलर ब्लू हो रहा है और इसके नीचे लाइन आ रही है, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई हो रहा है।
तो जब मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ उसको कॉपी हो जाए तो फिर क्या करें, डिफॉल्ट स्टाइल। तो डिफॉल्ट स्टाइलिंग कौन अप्लाई करता है, डिफॉल्ट स्टाइलिंग कौन अप्लाई करता है। और इस डिफॉल्ट स्टाइलिंग का एक टेक्निकल नाम है ब्राउजर, ब्राउजर ऐसे स्टाइल जिसको ब्राउजर से पहले सेट करो। समझ आ रही है? आपको चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ पे राइट यहाँ पर आप फुल टैग नजर आएंगे, आप आप कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे टैग पे आप कवर लेफ्ट साइड के बाद मुझे हेड पे कवर किया तो हेड पे फिर आपको पता है कि हेड का ताल्लुक बहुत तो हेड में कुछ जब मैं बॉडी में आया तो बॉडी में क्या सेलेक्ट हुआ, एक टायर। आपको पता है, आप मुझे ये बताएं कि इमाम ने जब मैंने बॉडी में रखा पूरी की पूरी चीज जो हाईलाइट हुई है उसका कलर ब्लू नहीं है, दो कलर है, कौन कौन से, ऑरेंज की फैमिली है, बट प्योर ऑरेंज भी नहीं है लेकिन ऑरेंज की फैमिली जो कलर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ दो चीजों का मिलाव है। एक चीज तो ये थोड़ा सा नीचे आकर ये आपको बॉक्स भी नजर आएगा, तो जब आप बॉडी पे क्लिक करते हैं तो ये दो कलर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपको, एक लाइट ब्लू नजर आ रहा है और एक आपको ऑरेंज नजर आ रहा है। इन कलर को पहचानने के लिए कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपको ये बॉक्स मॉडल हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि बॉक्स बॉक्स मॉडल में तीन शब्द इस्तेमाल हुई है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, तो ये तीनों हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल बॉक्स को छोड़कर सिर्फ तीन है। तो हमने चेक इंस्पेक्ट किसको करना है, एंकर को, ये लाइट क्यों आ रही है और कलर चेक। तो मैं इस बॉडी के टैग को एक्सपेंड करूंगा, H1 पे जाऊंगा तो देखिएगा H1 पे हॉवर किया तो किस चीज को सेलेक्ट किया, H1 को। आप उसके नीचे देखिए कलर आ रहा है ब्लू और ऑरेंज कलर, दो का कॉम्बिनेशन है ना। उसके बाद आप H2 पे जाएंगे, पे देखिए टॉप और बॉटम पे डिफरेंट कलर है, सिर्फ कलर की करवा रहा हूँ। बाद आप HR पे HR के साथ पी के साथ इमेज के साथ ऑरेंज कलर नहीं आ रहा सिर्फ, और चले के अंदर उसको भी करके चले सारा, और सबसे नेक्स्ट कहाँ पे आगे एक्सेल है। हमने बेसिकली क्या एक्सेल को चेक करना था क्या एक्सेल प्राइस कहाँ से रहा है, मैंने एक्सेल को चले क्या यहाँ से और एक्सेल हाईलाइट हो रहा है, और जब ये हाईलाइट हो रहा है तो राइट साइड पे आप ये देखेंगे आपको ये फॉर्मेट का जान की शक्ल ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब मैंने तो कहीं भी देखी थी, कलर लिखा हुआ आगे वर्क के लिए, अकेली बुला जाने वेब के लिए क्या होता है, आगे कर्सर पे लिखा हुआ पॉइंटर, तो मैंने आपको पॉइंटर कर्सर के तीन शेप के नाम बता दिए। ये जो है आपको एक नॉर्मल है, जब टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या है आइसिंग शेप है, और जब स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या कहते हैं पॉइंटर। तो कर्सर क्या है, पॉइंटर है, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, अंडरलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंकर को और इस एंकर को जब भी मैं वेब पेज के एंकर लिखूंगा तो ये स्टाइल खुद ब खुद अप्लाई हो ब्राउजर ब्राउजर। तो ये क्या है ब्राउजर, आपको पता कैसे चलता है, याद रखिएगा हमेशा ये तो इम्पैक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आप इस एंकर टैग पर नहीं रखे होते। मैंने आपको बोला ना कि स्पेसिंग कहाँ से आ रही है, हमें तो नहीं पता, अब आप जवाब कहाँ से आ रही है। जब तो पहले आपने नहीं किया ना, आंखें बंद करके बोल कोई पता नहीं ब्राउजर फ्री डेटा या आप है बस सही। अब से मैं दोबारा शुरू में जाता हूँ, बॉडी पे किया, यहाँ पे मुझे बताएं ब्राउजर फ्री क्या है, कहाँ से देखे बता रहे इंस्पेक्ट वो सामने नहीं पता, वो सामने
इंस्पेक्ट से देखिए, ये देखिए बता रहे हैं बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में दो स्टाइल है, एक तो डिस्प्ले ब्लॉक, दूसरा मार्कर। समझ आ रही है बात? ये कौन दे रहा है? यूजर इंस्पेक्ट रीडर। क्या करेंगे ब्राउजर? अच्छा, तो ब्राउजर प्रीसेट इसका मतलब है पूरी बॉडी को मार्जिन मिला हुआ है। मार्जिन अभी हमने नहीं पढ़ा, प्रोसेस में पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप H1 पे, H1 की प्रीसेट डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज, मार्जिन ब्लॉक क्लास, मार्जिन ब्लॉक फिल, मार्जिन ग्रुप स्टार्ट, मार्जिन सीक्वेंस, फॉन्ट वेट और ये सारे के सारे क्या है? उसके बाद H2 पे, H2 भी HR पे, HR पे क्या है? इमेज पे ये देखिए मैं ब्राउजर पे इमेज के टैग ब्राउजर देखिए, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया है, तो कितने स्टाइल लगे हैं? दो लगे हैं, एक ये और एक ये। तो इमेज का ये प्रीसेट है, ये प्रीसेट नहीं है। वेरी गुड, ये हमने खुद ये क्यों आगे क्या लिखा हुआ है? स्टाइल डॉट मैंने फाइल का नेम नहीं रखा हुआ है ना, ये भी मेरा स्टाइल है। तो इसका मतलब क्या हुआ है पता है? कि किसी भी टैग जिसको प्रीसेट मिला हो, उसको हम अपना स्टाइल भी दे सकते हैं, उसको हम अपना स्टाइल भी दे सकते हैं। तो इमेज पे ये दो प्रीसेट्स रखे हैं, ओवरफ्लो क्लिप मार्जिन और ओवरफ्लो क्लिप। अभी प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? सिर्फ सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। whenever you face a problem or you find something like you are unable to decide about from where it is coming or from where it is getting or taking effect, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से इफेक्ट ले रहा है, स्टाइल कहाँ से फिट कर रहा है, मैंने तो नहीं किया हुआ। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ जाके देखना और डिफ्रेंशिएट करना है कि वो ब्राउजर की है या वो आपका किया हुआ है। जैसे ये है ओएल में है, ओएल में तो प्रीसेट है, सारा कुछ प्रीसेट है, मेरा कस्टम स्टाइल कोई प्रीसेट है। एलआई पे आ जाए, एलआई पे कोई प्रीसेट है, ये भी प्रीसेट एलआई पे है, ये ओएल ओएल पे प्रीसेट है, और ये मार्कर आपको पता है मार्कर क्या है। और इसमें कुछ कस्टम स्टाइल है, सिर्फ कस्टम स्टाइल का मतलब आप सकते हैं और अगर आप करके आए तो इसका मतलब ये हुआ, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, कि ब्राउजर कमोबेश हर एलिमेंट को कुछ उसकी सेक्शन से देता है। तो अब हम इस फीचर के मतलब हम कितना ज्यादा एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ब्राउजर में वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें हर एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप देख चाहते हो मेरे पिक्चर का जो कलर है वो और पॉइंटर में जो हमेशा करता है मैं और सेलेक्ट करेगा पूरे पेज और मैं इसको कह दूंगा कलर 50 में कह सकता हूँ रेड। बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर अपना होता है? और मैं यहाँ पे रेड कर दिया, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए, जो कलर सेट का इसका मतलब ये हुआ है कि जब किसी भी एलिमेंट को मैं कलर दूंगा खुद से, तो वो जो सेट पहले से उसको मिला था वो ओवरराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइट का मतलब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और फिर जो स्टाइल मैंने दिया वो अप्लाई हो जाएगा। फिर आप जरा देखिएगा कि ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, इसने कहा हुआ अंडरलाइन। तो मुझे अगर ये नीचे वाली लाइन खत्म करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रीसेट है इसको ओवरराइट करूंगा। क्या करूंगा? ओवरराइट कैसे होगा? सेम प्रॉपर्टी नेम यूज करें और उसकी वैल्यू डिफरेंट कर दें। तो प्रॉपर्टी नेम क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन। मैंने यहाँ से कॉपी किया और हाँ, एंकर टैग पहले से सेलेक्ट हुआ, मैं इसी के अंदर मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन। कॉलम में आपको पॉसिबल वैल्यू सारी मिल जाएगी, देख लें। डैश, डॉटेड, डबल, लाइन टू, नन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, बेबी, और इसके नीचे एलिस, एलिस ब्लू, ये सारे कलर है नीचे। और मुझे हमेशा जो डिफॉल्ट कलर के नेम है ये आज तक पढ़ते हैं। तो खैर ये नीचे वाले कलर है, लेकिन यहाँ से ऊपर आप सारी की सारी देखें, ये पॉसिबल वैल्यूज है टेक्स्ट डेकोरेशन। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है? अंडरलाइन। तो अगर मैं चेंज करके थे
अंडरलाइन की बजाय ओवरलाइन कर दूं तो वो जो प्री सेट है वो ओवरराइट हो जाना चाहिए ना। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ये इस पे स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। कैन यू सी टेक्स्ट डेकोरेशन पे स्ट्राइक थ्रू आ गया और वो अंडरलाइन की बजाय क्या हो गया, ओवरलाइन। और यहाँ पे देख रहे हैं वो अंडरलाइन की बजाय क्या आ गया, ओवरलाइन। तो ये इस बात का जवाब है कि मोर और लेस क्या मेजॉरिटी एलिमेंट्स टेक ब्राउजर प्रीसेट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राउजर प्रीसेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस टैग से क्या प्रीसेट अप्लाई हुआ है, और अगर आपको वो प्रीसेट नहीं चाहिए तो उस प्रीसेट को ओवरराइट कैसे करना है। ओवरराइट का मतलब उसको खत्म कैसे करना है और अपनी मर्जी कैसे कैसे देना है। समझ आ गई बात। तो इसी तरह अगर मुझे ये लाइन चाहिए ही नहीं, ना ओवर चाहिए ना अंडर चाहिए, कुछ भी नहीं, तो आप इसे दोबारा रिमूव करें, दोबारा ये करें, आपको यहाँ एक वैल्यू मिलेगी नन। तो नन का मतलब क्या है कि आपको ना अंडरलाइन चाहिए ना ओवरलाइन चाहिए। देखिए ये स्टाइल ओवरराइट हो गया और नई वैल्यू क्या आ गई नन। तो इसका मतलब यूजर एजेंट स्टाइल शीट को मैंने खत्म कर दिया और मैंने ठीक। अब आखिरी स्टाइल रह गया अपनी सेट का कर्सर। तो मैं इसको भी हटाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी नेम कर्सर, यहाँ से कॉपी कर ले या मैनुअली लिख ले और कर्सर के साथ आप कोई भी पॉसिबल वैल्यू दे दें, लाइक पॉइंटर है या नॉर्मल है। अब क्योंकि ये लिंक है तो मे बी आप इसको ओवरराइट ना कर सकें, क्योंकि लिंक का नॉर्मल डिफॉल्ट बिहेवियर यही है कि वो पॉइंटर ही है और है स्टिल ये लिंक ही, लेकिन इसकी जो स्टाइल है वो मेरी मर्जी के अप्लाई हो जाए। लेट्स सपोज आप इसे नॉर्मल ब्लैक कर दें। तो अब के बाद आप जिस भी एलिमेंट का प्रीसेट ओवरराइड करना चाहें, आप सिंपली वही प्रॉपर्टी अपनी सीएसएस जाकर उसको क्या कर दें, ओवरराइड कर दें। और यही काम हम करेंगे पूरी की पूरी चीज। इसी तरह आप वापस अगर दोबारा बॉडी पे आए तो बॉडी पे क्या प्रीसेट है, बॉडी चारों तरफ से। अच्छा मार्जिन क्या होता है, पहले हम जरा मार्जिन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो सीएसएस की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, देखिए मैंने जो हेडिंग लिखी ना, ये बिल्कुल टॉप ब्राउजर के टॉप लेफ्ट पे अपीयर हो रही है। व्हाट इफ अगर मुझे इसे मूव करना है लेफ्ट से अवे या टॉप से अवे मूव करना है, यानी यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे लाना है या यहाँ पे लाना है, तो यानी यूं समझें कि हमें स्पेस क्रिएट करनी है। आई एम अ स्टूडेंट को टॉप से थोड़ी सी स्पेस देके किधर लाना है, नीचे लाना है। तो स्पेसिंग के लिए जो हमें सीएसएस में पहली क्लास हमारे पास होती है उसे हम कहते हैं मार्जिन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मार्जिन और इसको कोई भी पॉसिबल वैल्यू दे दी, जैसे विड्थ और हाइट की वैल्यूज हम पिक्सल्स में देते हैं नॉर्मली, बाकी यूनिट्स भी होते हैं लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़ा। मैं इसको कहता हूँ जी 20 पिक्सल मार्जिन। ठीक। एक बच्चा यहाँ पे बैठा हो अगर कुर्सी पे और उस या ये बैठे हुए ये बच्चा बैठा हुआ यहाँ पे, और मैं अगर कहूँ कि बाकी सारे लोग इनसे मार्जिन रख के बैठे, तो इसका क्या मतलब होगा कि अपने और इनके दरमियान क्या कर लें, स्पेसिंग करें। और अगर मैं कहूँ कि सारे इनसे मार्जिन रख के बैठे तो किस तरफ से मार्जिन रखेंगे, चारों तरफ से, राइट। बैकवर्ड को बैठा होगा तो पीछे हो जाएगा, आगे जो बैठा होगा तो और आगे हो जाएगा, इधर को बैठा होगा तो और इधर हो जाएगा, उधर को बैठा होगा तो इसका मतलब ये है कि अपनी चारों साइड पे क्या कर लेंगे, स्पेस क्रिएट कर लेंगे। मार्जिन स्पेस को हम आज के बाद मार्जिन या पैडिंग बोलेंगे। तो पैडिंग को भी थोड़ी देर स्किप करें, मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब सिंपली क्या है, क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट। क्लियर। तो मैंने कहा कि H1 जहां जहां भी है उसको क्या दे दो, 20 पिक्सल मार्जिन दे दो। तो ये कहां से मार्जिन देगा, चारों साइड होते। जब भी मैं कहूंगा किसी चीज को, किसी एलिमेंट को मार्जिन दो, कहां से मार्जिन क्रिएट करेगा, चारों साइड से। ठीक। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा देता हूँ ताकि आपको ये जरा थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो। 50 पिक्सल दे दें या 5। ठीक होगी बात। तो आपने ये देखा कि इसने टॉप से भी स्पेस ली, लेफ्ट से भी स्पेस ली, बॉटम से भी स्पेस ली और राइट से भी स्पेस ली। अब राइट पे आपको विजिबल इसलिए है कि राइट पे कोई और एलिमेंट ही नहीं था, हालांकि राइट पे स्पेस ली है। ठीक है। आप इसकी वैल्यू को फर्दर बढ़ा के देख लें। लेट्स सपोज इसको आप 200 कर दें। अब आप देखिएगा, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। कैन यू सी दिस कि इसने टॉप से भी 200 स्पेस ले ली, लेफ्ट से भी 200 स्पेस ले ली, बॉटम से भी 200 स्पेस ले ली। अब इस बात की क्या पहचान, इस बात की क्या निशानी है कि इसने स्पेस ली है। अगेन आप इस एलिमेंट को जाके टारगेट करें H1 को, और H1 को टारगेट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखें क्या लिखा है, मार्जिन 200 और इसको भी छोड़ें। आप सिंपली इसके अराउंड जो कलर है वो देख लें। तो आज के बाद आपने ये पहचान लेना है कि जो ऑरेंज लाइक कलर है ना, ये किसकी वजह से आता है, मार्जिन की वजह से आता है। और मार्जिन क्या करता है बेसिकली,
स्पेसिंग क्रिएट करता है। और मार्जिन कितनी साइड पे स्पेसिंग क्रिएट करता है? चारों साइडों पे स्पेसिंग। आप जरा एक और चीज देख लीजिएगा, ये बॉडी है ना, अगर मैं इसका मार्जिन क्रिएट हटा दूं और वापस यहाँ पे आ जाऊं और बॉडी को टारगेट करूं, ऑरेंज कलर कहाँ दिख रहा है आपको? टॉप पे दिख रहा है, राइट पे दिख रहा है, लेफ्ट पे दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? बॉटम पे दिख रहा है। तो ये ऑरेंज कलर क्या है? मार्जिन। किस पे अप्लाई हुआ है? बॉडी पे। किसने अप्लाई किया है? ब्राउजर पे। क्या कहलाता है ये? ब्राउजर पे। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैंने H1 से अपना दिया हुआ मार्जिन खत्म कर दिया था ना, तो अब भी देखें कि अगर इस H1 पे मैं हॉवर करता हूँ तो टॉप और बॉटम पे क्या लगा हुआ है? मार्जिन। कैसे पता लगा आपको? इंस्पेक्ट से। पता कैसे लगा? इंस्पेक्ट से। दिया किसने मार्जिन? मैंने तो नहीं दिया, ब्राउजर पे। समझ आ गई बात? H2 पे जाएं, H2 के टॉप बॉटम पे क्या है? मार्जिन। किसने दिया? ब्राउजर प्रीसेट। नाइस। H जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके टॉप बॉटम पे क्या है? मार्जिन। समझ आ गई बात? तो आप किसी भी एलिमेंट को मार्जिन ना भी दें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, और वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कौन से हैं? 4-5 है जो खुद से मार्जिन लेते हैं, यानी ब्राउजर प्रीसेट पे अप्लाई होता है, हेडिंग्स पे अप्लाई होता है, पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, ये एचआर पे अप्लाई होता है, और यूएल पे अप्लाई होता है। इसके अलावा हार्डली कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको बाय डिफॉल्ट मार्जिन एलिमेंट, तो ये 4 या 5 है जिनको खुद से अप्लाई होता है। अब अगर मैंने आपको कहा कि सिर्फ मार्जिन देंगे, ये मार्जिन तो बाय डिफॉल्ट है, और कितना है अगर ये देखना हो आपको तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करें और ये नीचे बॉक्स पे आके देख लें। टॉप और बॉटम पे, टॉप पे 21 पिक्सल 21.440, और बॉटम पे भी 21.440 मार्जिन। इसी तरह आप H2 पे आए तो H2 पे कितना मार्जिन है? टॉप पे 19, HR पे आए तो कितना मार्जिन है? 8, बॉडी पे आए तो कितना मार्जिन है? 8। तो ये पहचान होती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस किस एलिमेंट पे कितना मार्जिन अप्लाई हुआ है। तो मार्जिन, मैंने कहा कि आप सिर्फ मार्जिन की प्रॉपर्टी देंगे ना, मिसाल के तौर पे बाय डिफॉल्ट H1 में मार्जिन होता है 21 पिक्सल्स, 21 इशारिया समथिंग। तो मैं अगर ज्यादा अप्लाई करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी आपको कहा था 50 पिक्सल, तो अब ये क्या होगा कि इस H1 की जो अपनी मार्जिन की वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई, और नई जो मेरी मार्जिन की दी हुई वैल्यू है वो अप्लाई होगी। ठीक। लेकिन अगर मुझे लेट्स सपोज ये चारों साइडों में मार्जिन अप्लाई नहीं करना, किसी एक साइड पे सिर्फ टॉप पे अप्लाई करना है, सिर्फ लेफ्ट पे अप्लाई करना है, सिर्फ बॉटम पे अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? हम मार्जिन मार्जिन टॉप कर दें और किस तरह से टॉप करें। इस तरह आप समझ गए होंगे। मार्जिन मैं भी कर दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन टॉप। अगर मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन देगा बॉटम टॉप प्रॉपर्टी मार्जिन को। बाद लोग ये करते हैं कि अगर एक वैल्यू थी तो चारों साइडों में मार्जिन अप्लाई होता है, और चारों साइडों पे सेम मार्जिन अप्लाई होता है, टॉप पे बॉटम पे। आप भी चाहते हैं कि चारों साइड से मार्जिन, टॉप से जो साइड से बॉटम से बॉटम से चारों अलग अलग मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन। आप खुद से, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, स्पेशली शॉर्टकट। तो बहुत सारे स्मार्ट तरीके अवेलेबल है काम करने के, मतलब हर काम करना। अगर आप जरूरत कि आपको चारों साइडों पे बैक वक्त मार्जिन देना है और डिफरेंट वैल्यूज के साथ देना है, अगर तो सेम मार्जिन चारों साइड पे देना है तो आप सिर्फ मार्जिन चारों साइड। अगर चारों साइडों का मार्जिन डिफरेंट देना हो तो फिर आप क्या लिखिए? मार्जिन टॉप अलग, मार्जिन बॉटम अलग, मार्जिन बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। शॉर्टकट अवेलेबल है, बजाय कि एक ये तरीका मैंने लगा दिया, आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ मार्जिन
और इसको 4 वैल्यू, चार, और याद रखिएगा इसको रीड करते वक्त क्लॉक वाइज कर रहे हैं। पहली वैल्यू कौन से मार्जिन की, टॉप टू, क्लॉक कर देते, टॉप से लेफ्ट करती है, राइट कर देते, दूसरी वैल्यू तो अगर 4 वैल्यू मार्जिन की देखो तो मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम अलग अलग स्पेसिफाई करें मार्जिन, और अब यहाँ देखिएगा क्या होता है और कहाँ कहाँ क्या अप्लाई होगा, कैसे टॉप पे कितना है, राइट पे कितना है, और बॉटम पे कितना है, और लेफ्ट पे कितना है। जब आप प्रॉपर्टी मार्केट स्पेसिफाई करते हैं, 4 पॉसिबल वैल्यू है। अच्छा अब और आप के बारे में आप टॉप और बॉटम का राइट। अब इसका मतलब अपना
type of water. और क्या अप्लाई हुए आप हाईलाइट होता है इसे पैडिंग कवर किया पैडिंग बॉर्डर किधर से आ रही है जब मैंने बॉर्डर पे हाईलाइट किया तो वहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट हो रहा है बैकग्राउंड कलर पे हाईलाइट किया और बाद बॉक्स मॉडल कहते हैं बॉक्स मॉडल जो टर्म है सेल्फ मेटल तो जाना चाहिए तुमको कोई बच्चा पहले बता अब यहाँ से बात चली थी ना वो पिक हो गए और बात चली है कुछ एलिमेंट सामने सामने आ रही है कुछ ऐसा है ऐसा इसलिए है कि हमें इससे पता लग सकता है कल बोल
बेसिकली एचटीएमएल के एलिमेंट्स ना दो तरह के होते हैं, एक इनलाइन और एक ब्लॉक लेवल। ये उनका डिफॉल्ट है। तो सिर्फ आप इसी बात आज याद रखें कि जब भी कोई एक एलिमेंट अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को अपीयर न होने दे तो उसे हम कहते हैं ये ब्लॉक लेवल। आई रिपीट, जब भी कोई एक एचटीएमएल का एलिमेंट अपनी ही लाइन में अपने ही ब्लॉक में अपने सामने किसी दूसरे को ना आने दे, एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। सादा तरीके में बनते हैं टेक्निकल लेवल बात करूं। और जो शरीफ आदमी है जो कहे ठीक है यार मेरे सामने आ जाओ जगह खाली कुछ, शरीफ आदमी को क्या कहते हैं? वो इनलाइन एलिमेंट है। वो क्या है? आप मुझे यहाँ से देख के बता दें कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट है, कौन कौन से ब्लॉक लेवल है। एच वन ब्लॉक है इनलाइन, वो अपने सामने एच टू ब्लॉक है इनलाइन, ब्लॉक। पैराग्राफ ब्लॉक है इनलाइन, क्यों? वो भी ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन तो मतलब ये है कि पूरे पेज जो हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको सामने दिखेगा अनलेस कि मुझे बहुत मेरे में रैप ना आगे फिर पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ ब्लॉक है इनलाइन, ब्लॉक। इमेज ब्लॉक है इनलाइन, इमेज को छोड़ दे तो इमेज इनलाइन है भाई। यहाँ क्यों डिफरेंट लाइन में आ रहा है? बिकॉज पैराग्राफ की वजह से। पैराग्राफ ब्लॉक है ना, इमेज जो ऊपर आना चाह रहा था तो इमेज को थोड़ी देर छोड़ दे, वो इनलाइन है भाई। ये जो एल आई है ये ब्लॉक है इनलाइन, एल आई ब्लॉक है इनलाइन। वहाँ उसके पेरेंट से देखिए स्ट्रेट में जवाब देते हैं, हेजिटेट होकर ब्लॉक है भाई क्यों, उसके सामने और कुछ नहीं आ रहा। ये देखिए ये दूसरा एल आई है, आगे इतनी स्पेस पड़ी है लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं आ रहा है। एल आई सारे क्या है? ब्लॉक लेवल है। एंकर क्या है? इनलाइन। यानी अभी तक ये एक एलिमेंट है जो इनलाइन बिहेव कर रहा है, बाकी सारे क्या है? ब्लॉक लेवल। समझ आ गई बात? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो अपनी लाइन में प्योर को अपने सामने अपीयर नहीं होने देते। ये तो इसकी सादा सी डेफिनेशन है, लेमन वाली डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन टेक्निकली इसको डील कर सकते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑक्यूपाई द फुल अवेलेबल विड्थ। एक लाइन है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑक्यूपाई फुल अवेलेबल विड्थ। तो जब मैंने H1 लिखा तो अवेलेबल विड्थ कितनी थी? पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ। तो उसने पूरी की पूरी अवेलेबल विड्थ को क्या कर दिया? ऑक्यूपाई कर दिया। दैट्स द टेक्निकल डेफिनेशन। पहले वाली को ले में रहेगी, अपने सामने चीज को क्या देते। तो किसी को जब ये बताएंगे तो बुरा लगेगा, जाए क्या मतलब वो अपने सामने चीज को क्या देते। तो आप जब किसी को बताएंगे ब्लॉक लेवल डेफिनेशन तो क्या कहेंगे? ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑक्यूपाई द फुल अवेलेबल विड्थ ऑफ स्पेस। इनलाइन एलिमेंट ऑक्यूपाई ओनली स्पेस रिक्वायर्ड बाय द कंटेंट। आई रिपीट, अगर अंग्रेजी मुश्किल हो रही है तो आप इसे उर्दू में समझ लें कि इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जितना उसका कंटेंट होगा। मिसाल देता हूँ, ये कंटेंट है ना, आई एम अ लिंक। तो अगर मैं इसके कंटेंट को बढ़ा दूं, कंटेंट का मतलब उसके अंदर लिखी हुई कोई चीज है या कोई बड़ी चीज है, मैं इसके कंटेंट को ये बढ़ा दूं तो इनलाइन एलिमेंट जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक। तो अब दोनों में ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दोज एलिमेंट्स दैट ऑक्यूपाई द फुल अवेलेबल विड्थ। इनलाइन एलिमेंट only occupy the space required by their content. इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द फुल अवेलेबल स्पेस। अब देखिए, हेडिंग का कंटेंट तो इतना है लेकिन हेडिंग ने स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई? सारी अवेलेबल है। ये जो एंड पे और शुरू में गैप है ना, ये मार्जिन की वजह से। अगर ये मार्जिन ना होता तो ये पूरी फुल लाइन होता। इसी तरह इस H2 की का कंटेंट तो इतना है सिर्फ यहाँ तक, लेकिन ये स्पेस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है? फुल लेवल पे। समझ आ गई ये बात? आज के लेक्चर की समरी है ये बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने हैं, इनके बगैर हमारा चलना मुहाल हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू में कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता है मैं थोड़ा सा बेसिक पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, लेकिन वो डेप्थ इसलिए जरूरी है कि बिल्कुल बिगड़े है ताकि वो हमारे साथ चले और आगे प्रॉब्लम। आज के लेक्चर जो की पॉइंट है वो ये है, सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके स्ट्रक्चर के कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से प्री सेट्स ले रहा है। दूसरी बात, वो प्री सेट ले रहा है तो उन प्री सेट को ओवरराइट करना है तो क्या करेंगे? हम अपना सेल दे देंगे, हमारा सेल को जाके क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हमें अभी तक हम जितने भी एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना,
उनके दो में से एक बिहेवियर शो हो रहा है, या एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हैं या एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने अपीयर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी रीजन जानूंगा कि जो एक दूसरे के ऑन टॉप ऑफ ईच अदर स्टैक हो रहे हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज़ दे ऑक्यूपाई द फुल स्पेस। और जो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं वो क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज़ दे ऑक्यूपाई द स्पेस रिक्वायर्ड बाय देयर कंटेंट। और क्या पढ़ा, इन ऑर्डर टू क्रिएट स्पेसिंग, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के स्पेसिंग क्रिएट करना चाहते हैं विद इन द बॉर्डर एंड आउटसाइड द बॉर्डर, तो डिफरेंट, बॉर्डर के इनसाइड स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो पैडिंग, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो मार्जिन। ये कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल है मार्जिन, कहाँ स्पेसिंग, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आई ऑब्वियसली टेल यू बाय क्रिएटिंग अ सिचुएशन लाइक दैट कि कहाँ से हमें मार्जिन सूटेबल है, कहाँ पैडिंग है। लेकिन आपके ध्यान में होना चाहिए कि पैडिंग क्रिएट स्पेसिंग इनसाइड द एलिमेंट, मार्जिन क्रिएट स्पेसिंग आउटसाइड। क्लियर होगी बात? तो दैट मींस और क्या सवाल है, फीडबैक कीजिए। बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, क्या तो रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो आपको अननेसेसरी लग रही है कि ऐसे काइंड ऑफ लाइक टू मच। आपका व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आप टेकिंग टुडेस क्लास के, आपको ये चीजें सारी ऑलरेडी 100% क्लियर हैं या कुछ चीजें मतलब कुछ कुछ नया सीखा है, या यू फील लाइक जी दिस इज समथिंग दैट ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है? तो इस मतलब कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे आप, ठीक है, उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। और आपका क्या ओपिनियन है, इज इट टू मच बेसिक? आई मीन बेसिक तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं है, क्योंकि समटाइम बना होता है ना यार कि ये क्या दिमाग खराब किया, एक ही चीज को 6 से 9 एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्योंकि आप अपना फीडबैक जरूर मुझे बताइएगा जब जब आपको लगे कि हाँ ये अच्छा जा रहा है।